जय हिंद दोस्तों। हमारी अक्टूबर मंथ की सीरीज चल रही है और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो पहली न्यूज़ है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। नोबेल प्राइज़ ऑफ इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है, टैरन एस मर्गिस, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन्होंने ये स्टडी करी है कि जो कंट्रीज़ के अंदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कैसे कंट्रीज़ को रिच और पुअर बनाती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने 2 तरीके के इंस्टीट्यूशन बताए, एक एक्सट्रैक्टिव और एक इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में बताया कि डेमोक्रेसी होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, प्रॉपर्टी का जो राइट होता है, प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन में क्या क्या होता है। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता और पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है कुछ लोगों के पास या एक आदमी के पास। ऑटोक्रेसी होती है, डिक्टेटरशिप होती है। तो ये इन्होंने डिफाइन किया है कि एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन किस किस तरीके के होते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज़ के अंदर कंट्री जो रिच और पुअर होती हैं वहाँ पर अच्छा किस तरीके से एक रिच कंट्री या वेस्टर्न कंट्री इतना अच्छे से प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ती है, वहीं एशियन कंट्रीज या अफ्रीकन कंट्रीज कैसे मतलब और नीचे की तरफ जा रही है। इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी कंट्री के लोग को पता है कि उनकी प्रॉपर्टी के राइट कोई नहीं लेगा और उनकी जो इनकम आ रही है उस पर ज़्यादा कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई उनसे वो छीन नहीं लेगा किसी तरीके से, उनके पास हर तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो एक तरीके से फोकस करेंगे अपनी ग्रोथ पे, प्रॉस्पेरिटी पे। वहीं दूसरी तरफ एक कंट्री में जहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, कोई किसी भी तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वहाँ पर कोई कैसे अपनी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस कर सकता है। तो यही इन्होंने एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है रिच और पुअर कंट्रीज़ की प्रॉस्पेरिटी को इम्पैक्ट कैसे करता है कोई इंस्टीट्यूशन। दूसरी न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह एक बिजनेस रेटिंग इंडेक्स निकाला है, जिसे हम बी रेटिंग इंडेक्स भी बोलते हैं। किसने निकाला है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता था, ये हमें पता है कोविड के टाइम के बाद बंद हो गया था। इसमें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे। फिलहाल इसमें 50 कंट्रीज़ को ऐड किया गया है, अभी इंडिया इसमें नहीं है और आने वाले टाइम पे 180 2026 में 180 तक कंट्रीज़ में ऐड कर ली जाएंगी। ये किन किन चीज़ों पर डेटा कलेक्शन करेगा? ये करेगा एसेस ग्लोबल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इन 2 चीज़ों पे ये डेटा कलेक्ट करेगा, जिनकी वजह से ये प्रमोट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएट करने में और इकोनॉमिक को सपोर्ट करने में। ये पी रेटिंग इंडेक्स का एम होगा। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं जो कि सामने आ सकता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और पी रेट इंडेक्स में क्या फ़र्क है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है रेगुलेटरी बर्डन पर फोकस करता था प्राइवेट फर्म्स की, ठीक है, और पी रेट इंडेक्स जो है ये दोनों पे फोकस करता है, रेगुलेटरी बर्डन और क्वालिटी ऑफ रेगुलेशन में, जो भी फर्म है या कंपनी है उस पर। तीसरी न्यूज़ है स्केलिंग ऑफ फ्रंटियर स्मॉल कंपनीज। इसमें एक पेपर रिलीज़ हुआ है जिसमें बोला है कि राइज ऑफ मल्टी प्लांट फेनोमिना इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, मल्टी प्लांट फेनोमिना राइज हो रहा है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो मल्टी प्लांट फेनोमिना का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग फर्म डिस्ट्रीब्यूट वर्कफोर्स अक्रॉस मल्टीपल फैक्टरीज इन सेम स्टेट। मल्टी प्लांट का मतलब है कोई बड़ी फर्म है, इसके छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स है, तो ये क्या करती है अपने जो वर्कफोर्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये इंडिया में बढ़ता जा रहा है सर। अब इसमें कुछ 2 टर्म्स देखे हैं, उसे देख लेते हैं कि मिसिंग मिडल फेनोमिना एंड डॉर्फ ऑफ फर्म्स। इन 2 टर्म के बारे में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। डॉर्फ फर्म कहता है कि स्मॉल फर्म टेक डज नॉट स्केल, यानी कोई स्मॉल फर्म है वो बढ़ ही नहीं रही है। और मिसिंग मिडल का मतलब है लोअर शेयर ऑफ मिड साइज फर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो स्मॉल बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बढ़ नहीं रही हैं, वो फर्म्स बढ़ ही नहीं रही हैं आगे, उनका जो शेयर है। तो ये इन्होंने बात की है, ये चैलेंजेस हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए, ठीक है। अब हम इनके इंप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं इन फंड्स के बारे में। तो पहला है इनकी जो है प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया है, जॉब क्रिएशन बहुत कम हो गई है और एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी बहुत बेकार हो गई है। ये सारे इनके इंप्लीकेशंस हैं। गवर्नमेंट ने इनको प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव चलाए हैं, जैसे PLI स्कीम है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, रैम्प स्कीम है, लेबर लॉ कोडिफिकेशन आया था हमारा। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाई है। चौथी न्यूज़ है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को 3 साल हो चुके हैं लॉन्च हुए 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में क्या न्यूज़ है, आगे इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो PM गति शक्ति नेशनल प्लान से पहले हम देख लेते हैं PM गति शक्ति एक्चुअली में है क्या। PM गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लाया था, उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए और सेंट्रलाइज प्लानिंग के लिए लाया गया था। इसके 7 इंजन हैं, रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसके ऑब्जेक्टिव थे ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मिनिमाइज डिस्ट्रप्शंस एक्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान क्या है। नेशनल मास्टर प्लान ये एक इंस्टीट्यूशन है PISAGN करके, तो इसने ये प्लान को बनाया था, डिजिटल मास्टर प्लान टूल फ्रॉम BSAGN, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पेस एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। ये इंस्टीट्यूशन जो है स्पेस, सैटेलाइट इन सब पे काम करता है, टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसने ये PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया था। एक मेघराज करके एक तरीके से क्लाउड है गवर्नमेंट का, जो कि वेबसाइट, पोर्टल, वेब, मोबाइल एप्लीकेशन बनाती है। उसने ओपन सोर्स के थ्रू ये प्लान बनाया था, ठीक है। ये क्या करेगा,
ये डेटाबेस को इकट्ठा करेगा अपने क्लाउड से। इसके कुछ टारगेट देख लेते हैं। इसके टारगेट हैं कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनेंगे, एविएशन सेक्टर में 200 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हेलीपोर्ट्स बनेंगे, वाटर एरोड्रोम्स बनेंगे, रेल कार्गो जो होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे 1600 टन तक की 2025 तक, और पावर ग्रिड जो है वो एक्सपेंड करेंगे, 4,54,200 सर्किट किलोमीटर की लाइन बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में 225 गीगावाट कैपेसिटी क्रिएट करेंगे और 2025 तक, और 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बनेंगे। अब कुछ हम अचीवमेंट्स देख लेते हैं पीएम गति शक्ति की, कि इसे जो है लिंक किया गया है पीएम श्री स्कूल को लोकल इंडस्ट्री के साथ, ताकि उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिल सके उनकी पढ़ाई में, एजुकेशन में, और प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें मिल सके। फिर प्लान की गई है 8,891 किलोमीटर की रोड और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया गया है। यूटिलाइज GIS टूल फॉर 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, मतलब सैटेलाइट वगैरह को और इन सबको यूज़ किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाने में। SS 208 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद $180 मिलियन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पीएम गति शक्ति और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के बारे में। अब हम देख लेते हैं पाँचवें न्यूज़ क्या है। पाँचवें न्यूज़ है मेक इन इंडिया को 10 साल हो चुके हैं। सितंबर में 25 सितंबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं मेक इन इंडिया के, कि 12 से 14% इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, 100 मिलियन जॉब क्रिएट होगी 2022 तक, और 25% मैन्युफैक्चरिंग शेयर हम जीडीपी में करेंगे 2025 तक। जीडीपी में शेयर मैन्युफैक्चरिंग का होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे। इसके पिलर्स देख लेते हैं कि न्यू प्रोसेसेस होंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, नए सेक्टर बनेंगे और नया माइंडसेट हम लाएंगे। इसके कुछ इनिशिएटिव हैं जो इसमें हेल्प किया, जैसे PLI स्कीम है, पीएम गति शक्ति है, सेमीकॉन यानी सेमीकंडक्टर का जो प्रोग्राम चला गया है, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का सेक्टर, ये कुछ इसकी इनिशिएटिव है। अचीवमेंट्स देख लेते हैं हम मेक इन इंडिया के। तो पहला है ये सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया इंडिया वर्ल्ड में, और 99% डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है मोबाइल का इंडिया में। फिर वर्ल्ड बैंक का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती थी उसमें हम 63 रैंक पे पहुंच गए थे 142 कंट्रीज़ में से। मतलब 142 हमारी हुआ करती थी 2014 में, और 2020 में जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें हम 63rd रैंक पे पहुंच गए थे। इसमें जो कंट्रीज़ थी वो मेरे ख्याल से 180 या 190 के आसपास कंट्रीज़ थी, जिसमें से हम 63rd पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया था हमने। और FDI इनफ्लो हुआ, इंक्रीज़ हुआ इसमें, और $85 बिलियन तक का FDI 2022 में आया। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा। 2024 में $437 बिलियन का एक्सपोर्ट किया हमने। डिफेंस सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, और इंडिजिनस चीज़ें हमने बनाई हैं, जैसे धनुष आर्टिलरी हो गई, MBT अर्जुन हो गया, LCA तेजस हो गया, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस हमने बनाया है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसमें हम 39th रैंकिंग तक हम पहुँच गए हैं। अब इसके कंसर्न्स देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी मोबाइल में तो बहुत अच्छा कर रही है, हम वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे पहुंचे हैं, लेकिन ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर देख रहे हैं वो अभी 17.7% तक ही पहुंचा है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जबकि हमारा टारगेट क्या था 25% का हमारा टारगेट था, अभी 17% तक पहुंचा है। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है वो डिक्लाइन हुई है। 2017 में 51 मिलियन थी और अभी जो है वो 35 मिलियन इसकी वर्कफोर्स हो गई, मतलब लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा ही नहीं रहे। इसका GVA जो सप्लाई साइड से है वो भी स्लो हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में। FDI एज ए परसेंटेज ये भी गिरा है, ठीक है। FDI एज ए एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो $85 बिलियन 2022 में आया है एज ए FDI, ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज देखें जीडीपी में वो गिरा है, ठीक है। और एक्सपोर्ट भी इसी तरह, एक्सपोर्ट भी परसेंटेज में देखें तो वो भी गिरा है, लगभग 10 से 8% ऑफ जीडीपी ये गिरा है एक्सपोर्ट, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो एब्सोल्यूट टर्म में वो बढ़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है कि ठीक है, जिस तरीके से हमारी जीडीपी बढ़ी है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो नहीं कर रही, इसकी FDI नहीं आ रही है इंडिया में, इसका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, उस हिसाब से ये थोड़ा कंसर्न वाली चीज़ है। अब हम देख लेते हैं 6th न्यूज़ क्या है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है, पहली रिपोर्ट है कोविड के बाद से, और प्रोग्रेस के ऊपर निकाली है कि वर्ल्ड में क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसके बारे में देखते हैं। प्रोग्रेस तो क्या, एक तरीके से थोड़ा कंसर्निंग रिपोर्ट ही है कि ग्लोबल पॉवर्टी, मतलब किसी किसी सेक्शन में ये थोड़ा कंसर्न दिखाया है इसमें। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी हाईलाइट्स देख लेते हैं कि जैसे पॉवर्टी रिडक्शन जो है, माफ़ कीजिएगा, जो पॉवर्टी है ग्लोबली अगर हम देखें, पॉवर्टी का जो जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही थी अब वो स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। पॉली क्राइसिस की वजह से, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, पेंडेमिक आ गया था, फिर एंडेमिक, जगह जगह कोई बीमारी फैल रही है या कुछ हो रहा है, तो अलग अलग क्राइसिस की वजह से पॉवर्टी की जो प्रोग्रेस थी उसमें थोड़ा सा स्लो हो गई है उसकी प्रोग्रेस। अब आप देखिए ग्लोबल एक्सटेंड पॉवर्टी प्रोजेक्ट जो है 2030 में जो है 7.3 लाना है, लेकिन आप देखिए 2024 में ही इतनी ज़्यादा हो रखी है, 8.5% एक्सटेंड पॉवर्टी हो रखी है। तीसरा पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है कि इंक्लूसिव इनकम ग्रोथ में भी स्लो डाउन आया है। इंक्लूसिव इनकम ग्रोथ यानी फार्मर्स हो गए और मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई, इन सबको, या टीचिंग हो गई, हेल्थ हो गई, इन सब में जितने लोग होते हैं इनकी जो इनकम ग्रोथ है इनमें स्लो डाउन आया है। एक अच्छी बात इंडिया के लिए ये है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया ने रिड्यूस की है, 431 मिलियन से लेकर 129 मिलियन पे हम पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी जंप ली है हमने, तो हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कम की है।
अब हम देखते हैं कि इंडिया में पॉवर्टी के क्या क्या रीज़न है। पहला है ब्रिटिश राज ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमें, हमारी प्रॉपर्टी ली, उन पे सिर्फ अपने ही बिजनेस स्टार्ट किया, हमारी सारी जितनी भी लोकल इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री वगैरह, उन सबको खत्म कर दिया। फिर जो लैंड होल्डिंग है वो कुछ कुछ ही लोगों के पास है, कुछ बड़े लोगों के पास है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के पास बहुत कम लैंड होल्डिंग है। और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करती है, उन्हें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में नहीं पता, वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। फिर तीसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। अगर हम मतलब देखें तो इस टाइम पे 140 करोड़ से ज़्यादा ही होते हैं हम, ठीक है। फिर है हमारा चौथा पॉइंट, टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो हम इंडिया के सबसे बड़े सबसे 10% जो रिच लोग हैं उनके पास लगभग 77% ऑफ टोटल वेल्थ है। इंडिया के पास जितनी वेल्थ है उसकी 77% टोटल वेल्थ है सिर्फ 10% लोगों के पास। अब देखिए कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। फिर इंडिया है 53% वीमेन आउटसाइड लेबर फोर्स, मतलब वीमेन जो है वो घर का काम करती हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लेकिन उन्हें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है लेबर फोर्स में, जिसकी वजह से सोशल इनक्वालिटीज़ आती है, उन्हें वेजेस कम मिलती हैं। तो ये थोड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर है। फिर एक पॉइंट है चैलेंजिंग टेरेन एंड नेचुरल डिजास्टर, मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो है पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है। एक डेटा है कि हमारी जो इंडिया में पॉवर्टी है 2013 से 2023 तक की हेड काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, और 25 करोड़ इंडियंस जो है वो पॉवर्टी से बाहर आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी से बाहर आए हैं वो स्टेट हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सबसे ज़्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाई है। 7th न्यूज़ देख लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ये रिलीज़ कौन करता है? ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, इसे 1967 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिलहाल इसमें 197 मेंबर है, 193 मेंबर्स हैं, और इंडिया इसका 1975 से मेंबर है। अब इसके देख लेते हैं कौन। स्विट्जरलैंड जैसे फर्स्ट आया, फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की, स्वीडन है सेकंड पे, और यूएसए है थर्ड पे। इंडिया की जो रैंक है वो 39 है 133 नेशंस में से। 2023 में 40वीं रैंक थी, एक स्टेप हम ऊपर आए हैं। इसका जो स्कोर है वो 38.3 है। 8th न्यूज़ हम देख लेते हैं, वो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ठीक है। ये जो है मिशन जो चलाया जाएगा 5 साल के लिए चलाया जाएगा, 2024-25 से 2030-31 तक। इसका जो एम है वो है सेल्फ सफिशिएंट होना है हमें एडिबल ऑयल्स में, और टारगेट है हमारा 70 मेट्रिक टन ऑयल सीड प्रोड्यूस करना है। इसमें प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप होगी मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड जो होते हैं, और ग्राउंडनट, सोयाबीन। सेकेंडरी सोर्स होगा हमारा कॉटन सीड, राइस ब्रान, और ट्री पॉन ऑयल्स। इसके लिए हमने कुछ वो देख लेते हैं हम क्या इसमें इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है। जैसे साथी पोर्टल लॉन्च किया है, वैल्यू चेन क्लस्टर, मतलब एक वैल्यू चेन बनाई गई है 347 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे जीनोम एडिटिंग, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स होते हैं, हमारी कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इसमें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं, 65 सीड हब बनाए गए हैं, 50 स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाई गई हैं। सपोर्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब स्टोरेज के लिए हम इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है। इसमें सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी आफ्टर फूड ग्रेन, जो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एडिबल ऑयल्स जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप है आफ्टर फूड ग्रेन, मतलब गेहूँ हो गया और चावल हो गया, इसके बाद ही सेकंड नंबर पे आते हैं कि एडिबल ऑयल्स कितनी ज़्यादा जरूरी है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अर्बनाइजेशन की वजह से, और इसकी जो डिपेंडेंट है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल हमारी 57% जो डिमांड है वो हम इंपोर्ट से पूरी कर रहे हैं, इंपोर्ट करके पूरी कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने एक मिशन चलाए और इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। एक फैक्ट हम देख लेते हैं येलो रेवोल्यूशन के बारे में। ये 1986 में स्टार्ट किया गया था ये रेवोल्यूशन, टू इंक्रीज ऑयल सीड्स प्रोडक्शन, ठीक है। हमें ये याद रखना है येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वो ऑयल सीड से रिलेटेड है, और इसे जो है ऑयल सीड को इंक्रीज, इसकी जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए लॉन्च किया गया था। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म के बारे में। तो इसका मतलब है एथिकल वैल्यूज़ जो हैं वो हमें बिजनेस में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एथिकल मॉरल वैल्यूज़ है ही नहीं बिजनेस में और कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने CSR स्कीम चला रखी है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाए हैं, कोड ऑन वेजेस लाया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, RBI प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, सेबी ग्रीन बॉन्ड गाइडलाइंस, इन सब के थ्रू हम एथिकल वैल्यूज़ इंक्लूड कर रहे हैं बिजनेसेस में। अब हम देख लेते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ है 2022-23 की रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रो किया है 7.3% की दर से, ठीक है, 2022-23 में, और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ा है। ऊपर हमने देखा था मेक इन इंडिया में कि हम इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और इसमें जो GDP में जो इसका जो शेयर है वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो उसका गवर्नमेंट ने काम किया और 2022-23 की रिपोर्ट आई है, जिसमें हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है GVA ग्रो किया है 7.3 से, और 7.4% जो है वो एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन ये फिर भी कम है, क्योंकि हमने टारगेट कर रखा है 25% टारगेट रखा है, और ये टू ईयर 7.3% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 17% के आसपास है, 18% के आसपास है ओवरऑल। तो हमें पहुंचना है 25% के आसपास, ठीक है। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी। फिर एक हम देख लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है।
इसमें कुछ क्रेडिट मिलते हैं। मान लीजिए कोई जीएसटी भरता है, कोई टैक्सेबल इंसान है वो जीएसटी भरता है, या कोई बिजनेसमैन है वो किसी गुड सर्विसेज पे जीएसटी भरता है, तो उसे क्रेडिट मिलता है जो कि एक तरीके से उन्हें ईज़ हो जाता है अपना बिजनेस रन करने के लिए, और एक कास्केडिंग टैक्स से वो बच सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसे भी देख लीजिएगा। एक स्कीम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, इसे हम रोड टैप करके भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। कि अगर मान लीजिए कोई एक शॉपकीपर है, वो कुछ प्रोडक्ट लाया, मान लीजिए टॉफ़ीज़ लाया, और टॉफ़ीज़ किसी से खरीदी। ठीक है, एक मिनट रुकिए, डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। ये शॉपकीपर है, ये होलसेलर है, यहाँ से इसने टॉफ़ीज़ खरीदी, आगे ये कंज्यूमर को देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये कोई चीज़ खरीद रहा है तो इसे टैक्स भी देना होगा। फिर आगे ये किससे वसूलेगा? ये वसूलेगा कंज्यूमर से, वही टैक्स। मान लो इसने 2% टैक्स लिया और 2 रुपये की टॉफ़ी है तो 4 रुपये की टॉफ़ी होगी। 4 रुपये किससे, टोटल कॉस्ट किससे वसूलेगा? कंज्यूमर से वसूलेगा। तो जब ये शॉपकीपर जीएसटी भरने जाएगा तो इसे जो है क्रेडिट मिले, इसे टैक्स 2% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसे 2% टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंज्यूमर से इसने वसूल लिया है, मतलब कंज्यूमर ने ऑलरेडी उस टैक्स को इकोनॉमी में डाल दिया है, इसलिए वो टैक्स जो 2% का है वो शॉपकीपर अपनी तरफ से नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा। अब हम इस स्कीम के बारे में कहते हैं। रोड टैप स्कीम क्या है? इसमें ये है कि इसमें टैक्स और ड्यूटीज़ रिफंड हो जाएंगी जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये बिजनेसमैन के लिए है। ये अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ने अपनी इस स्कीम के थ्रू ये बोला है कि इसमें जो टैक्स और ड्यूटीज़ हैं वो रिफंड कर दी जाएंगी। आरबीआई मिपोर मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, ये एक्चुअली मिपोर क्या होता है, ये अलग अलग देशों में भी यूज़ होता है। जब एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ लोन लेता है, उसका जो रेट होता है उसको हम ये बोलते हैं इसके थ्रू ये जो आरबीआई मिपोर है ये डिसाइड करता है, एक बेंचमार्क क्रिएट कर देता है, एक रेट फिक्स कर देता है जिसके बेसिस पे हम लोन ले सकते हैं। एक कोई बैंक है और दूसरा बैंक है, ये एसबीआई है, ये पीएनबी है, मान लो पीएनबी एसबीआई से लोन ले रहा है, तो किस रेट पे वो लोन लेगा तो ये डिसाइड करेगा। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, वो लोग भी इसी तरीके से डिसाइड करते हैं। ऐसे ही इंडिया में है। ठीक है, और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसे इंट्रोड्यूस किया था एनएसए ने 1998 में। इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क फॉर अनसिक्योर्ड इंटरबैंकिंग लैंडिंग। ठीक है, डेली बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि यूपीआई 123 पे की जो लिमिट है वो 10,000 बढ़ा दी गई। 10,000 तक उसमें पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई 123 पे लिमिट, और यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन की लिमिट 1,000 बढ़ा दी गई। पहले शायद 5,000 थी, सॉरी इसके 500 थी और इसके शायद 5,000 थी। एक कंपनी है, सॉरी एजेंसी है, केयर एज सोवेन क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, इसमें जो है इंडिया को रेट दिया है BBB+। इसमें कई सारी रेटिंग होती है, AAA होती है, AAA+ होती है, फिर BBB होती है, BBB+ होती है, फिर ऐसे करके CB होती है, DB होती है। इस तरीके से रेटिंग दी जाती है। इसमें इंडिया को BBB+ दी है। ठीक है, जिसमें जो कि किसमें दी गई है? विद प्रोजेक्शन फॉर रिड्यूसिंग डेट टू जीडीपी रेशो। ठीक है, ये जो है एक तरीके से हेल्प करता है कि हमारी फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है अपनी रेटिंग के थ्रू। तो ये ग्लोबल लेवल पे ये रेटिंग देता है। जैसे जर्मनी को इसने AAA दी है, नीदरलैंड को भी AAA दी है, सिंगापुर, स्वीडन, इन 4 कंट्रीज़ को AAA दी है, और इंडिया को BBB+ दी है। ये ग्लोबल लेवल पे हेल्प मतलब रेटिंग देता है। इंडिया में कौन करता है? इंडिया में SEBI रेगुलेट करती है, ये हमें पता होना चाहिए। एक सर्वे हुआ है जो कि ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22। इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। हाउस होल्ड मंथली इनकम इंक्रीज हुई है 58% तक। फूड कंजम्पशन शेयर जो है वो कम हुआ है, 47% हो गया 51 से। किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है किसानों की लोन देने में। ठीक है, लैंड होल्डिंग साइज जो है वो कम हुआ है। फाइनेंशियल लिटरेसी रेट बढ़ा है, फाइनेंस के बारे में लोगों को के बारे में उन्होंने अपनी एजुकेशन या लिटरेसी रेट इंप्रूव की है। और इंस्टीट्यूशनल लोन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, 60% से 75% इंक्रीज़ हो गया। और इनकम जो गाँव देहात में जो सबसे ज़्यादा जो इनकम बढ़ी है वो मेनली बढ़ी है मनरेगा के थ्रू, और फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है, उसकी वजह से इनकम लोगों की बढ़ी है। गवर्नमेंट ने एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करना है 2030 तक। कितना? 500 गीगावाट किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करेंगे, और क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन भी हम देंगे, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सबको हम हेल्प भी करेंगे। फिर एक हम लास्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं आज की इकोनॉमिक में। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड बनाया गया है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, कि इसकी सिल्वर जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी 75 साल इसे लगभग हो गए हैं। तो 1948 में इसे बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में। इसकी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है। फर्स्ट आपको पता ही है कौन है। और ग्लोबली इसका जो शेयर है वो 42% इसका शेयर है इंडिया का ग्लोबली। और इंडिया में कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है। सिल्क की कुछ कैटेगरी बोल सकते हैं, या उनकी जो वैरायटी है वो हम दे सकते हैं जो इंडिया में होती है। मलबेरी होती है, गिरी होती है, टसार होती है, और मोगा होती है। ठीक है, ये हमारी आज की कुछ न्यूज़ थी, काफ़ी सारी, इसे हम रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।